वेलकम टू एडजॉइंट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल बायोलॉजी की क्वेश्चंस की। तो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे जो शायद काफी इजी थे, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि पार्ट बी में कितने क्वेश्चन थे। पार्ट बी में क्वेश्चन थे आई थिंक 6 क्वेश्चन पार्ट बी में थे एंड 6 क्वेश्चंस के अराउंड ही पार्ट सी में भी थे सेल बायोलॉजी की क्वेश्चन। इवनिंग शिफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में भी काफी क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से जो डायरेक्ट आए हुए थे, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बी में आए हुए सेल बायोलॉजी की क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आप लोगों को पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल था। इसमें ये पूछा गया है कि जो सेल है यूकेरियोटिक सेल्स है, स्पेशली एनिमल सेल्स, उसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनल हैं तो वो किसकी वजह से अपनी प्रॉपर पोजीशन पर है। तो हम लोग को पता है कि जैसे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन ही किसके कंटिन्यू होती है, ईआर के। लेकिन ईआर जो होता है काफी एक्सपैंड होता है, तो मैक्सिमम जो ईआर का पार्ट है वो कहाँ पर रहता है, पेरीफेरी पर, ठीक है। मैक्सिमम जो ईआर का पार्ट रहता है कहाँ रहता है, पेरीफेरी पर। और जो गोल्जी हैं वो ईआर के कंपेरिजन में बहुत छोटे छोटे हैं। ये कहाँ रहते हैं, ज्यादातर ये न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें कि न्यूक्लियस के आसपास पेरीसेंट्रियल मटेरियल होता है जहां से माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेट होता है, और वो सेल के कहाँ हैं, पेरीफेरी तक फैले हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पर ईआर पेरीफेरी पर है, गोल्जी सेंटर की तरफ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जैसे कि हम लोगों को पता है कि मान लो ईआर से वेसाइकिल बना, तो ईआर से वेसाइकिल गोल्जी में फ्यूज होता है, तो इन वेसाइकिल्स को यहाँ से यहाँ लाने में कौन मदद करता है, बहुत सारी मोटर प्रोटीन जो कि प्लस से माइनस की ओर आ रही होती हैं, क्योंकि हमको पता है ये माइनस है और ये प्लस एंड है। और बहुत सारी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो माइनस से प्लस की ओर जाती हैं, मोटर प्रोटीन। जैसे कि मान लो ये एक मोटर प्रोटीन है और ये किधर जा रही है, ये इधर मूव कर रही है, ये क्या है, काइनेसिन। और जो सेंटर की तरफ मूव करती है यानी कि माइनस की ओर मूव करती है, प्लस से माइनस की ओर, वो क्या है, हमारी डायनिन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर ये सेंटर की ओर है गोल्जी, तो ये सेंटर में किस प्रोटीन की वजह से स्टेबल है, यहाँ पर बने हुए। तो आपको पता चलेगा कि सीधी सी बात है, ये जो डायनिन प्रोटीन है, तो डायनिन प्रोटीन क्या करती है, इस गोल्जी एपरेटस को माइक्रोट्यूब्यूल पर पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से, और डायनिन मूव करना चाहती है सेंटर की ओर, इस वजह से ये सारे जो गोल्जी हैं वो कहाँ पर रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं। ठीक उसी तरीके से काइनेसिन जो है, काइनेसिन किधर जाना चाहती है, पेरीफेरी की तरफ, माइनस से ये प्लस की ओर जाना चाहती है। तो काइनेसिन जो ईआर के मेम्ब्रेन है उसको पकड़ कर रखती है, जिसकी वजह से ईआर भी ओवरऑल किधर की तरफ रहता है, पेरीफेरी की तरफ। तो सपोज करो कि अगर हम इसको कोल्चिसिन से ट्रीट कर दें इस सेल्स को, तो क्या होगा, ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स डिग्रेड हो जाएंगे। और जब माइक्रोट्यूब्यूल से डिग्रेड हो जाएंगे तो ये जो मोटर प्रोटीन है ये भी अपना काम नहीं कर पाएंगी, ठीक है। और जब मोटर प्रोटीन काम नहीं कर पाएंगी तो ये जो सारा जो ईआर है वो किधर तरफ आने लगेगा, सेंटर की ओर आने लगेगा। कुछ इस टाइप का हम लोगों को स्ट्रक्चर, मान लो ये सेल है, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के बाद में तो हमारी गोल्जी कहाँ चली जाएंगी, पेरीफेरी की ओर। क्यों? क्योंकि गोल्जी यहाँ पर सेंटर पर मेंटेन थी ड्यू टू डाइनिन। डाइनिन मोटर प्रोटीन थी जो माइक्रोट्यूब्यूल पर मूव करती थी, इसको पकड़ के, गोल्जी को पकड़ के किधर रखती थी, सेंटर की ओर। लेकिन अभी माइक्रोट्यूब्यूल तो है नहीं, तो गोल्जी के छोटे छोटे वेसाइकिल कहाँ पर आ जाएंगे,
पेरीफेरी की ओर। ठीक उसी तरीके से जो पेरीफेरी पर हमारा क्या था, ER था जो काफी एक्सपेंड था, वो धीरे धीरे हमको कहाँ मिलेगा, सेंटर की ओर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ER पेरीफेरी पर काइनेसिन की वजह से था और गोल्जी सेंटर पर डायनिन की वजह से था। ठीक है, तो इस टाइप के लार्ज क्वेश्चन भी या पार्ट सी में भी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था कि प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ऑर्गेनल इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स इज ड्यू टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसी क्वेश्चन को दूसरे हिसाब से पूछ सकते थे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पर मूव करने वाली कौन सी मोटर प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल होती है गोल्जी अपरेटस को सेंटर की ओर रखने के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता डायनिन। या पेरीफेरी पर जो लोकलाइज रहते हैं ER, ये किस प्रोटीन की वजह से रहते हैं, तो आपका आंसर हो जाता काइनेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का ये पूछा है, इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, जैसे कि ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पर अपना एसिटिल कोलिन है। और ब्लड वेसल को जो फेस कर रही होती है वो कौन सी सेल्स होती है, एंडोथेलियल सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, और एंडोथेलियल सेल्स के नीचे अपनी कौन सी होती है, स्मूथ सेल्स। तो अब इस ब्लड वेसल्स को क्या बोल देंगे, ब्लड वेसल्स ऑफ स्मूथ ऑर्गन, जैसे कि हार्ट में। तो ये एसिटिल कोलिन बाइंड किया किस पर, इसको थोड़ा सा उससे बना लेते हैं। मान लो ये एंडोथेलियल सेल्स है और यहाँ पर अपना एसिटिल कोलिन है, ये बाइंड किया किस पर, GPCR पर। और GPCR से वही फास्फोलाइपेज बीटा वाला स्टार्ट हो गया, फिर वो डैग बना। ठीक है, IP3, फिर कैल्शियम रिलीज हुआ, कार्बोडिलिन, कैल्शियम कार्बोडिलिन कॉम्प्लेक्स। तो एक होता है एनोसिंथेज। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ एक्टिवेट हुआ, एंडोथेलियल सेल्स में, जिसकी वजह से क्या बना, आर्जिनिन प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंस में उसने क्या बना दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता कहाँ है, वो आपको हो गया एंडोथेलियल सेल्स में। ठीक, अब वो डिफ्यूज कर गया क्योंकि ये गैस, और डिफ्यूज होके कहाँ है, हमारी स्मूथ मसल्स में। और स्मूथ मसल्स में हमारा ग्वानिल साइक्लेज होता है, जिसमें क्या होता है, हीम होता है। और जैसे ये यहाँ बाइंड कर जाता है, ये क्या बनाने लगता है, साइक्लिक GMP GTP। ठीक, और साइक्लिक GMP प्रोटीन काइनेज G को एक्टिवेट करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, वेसोडाइलेशन। ठीक है, वेसोडाइलेशन का मतलब मकसद क्या होता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करा देना एंड ब्लड प्रेशर को कम करवा देना। ठीक है, तो हार्ट रिलैक्सेशन किसकी वजह से होगा, तो एनो क्या हो गया, एनो एक हो गया वेसोडाइलेटर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या था, फोर्थ। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें ही बताया था कि न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल कौन सा होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस में ले जाने के लिए काफी होता है। तो उसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही है, फर्स्ट था। अच्छा, जैसे कि राइबोसोम है, ठीक है, ये मान लो हमारे में, और ये प्रोटीन बन रही है। तो हम लोगों को पता है कि अगर इस प्रोटीन में एक ऐसा सीक्वेंस है, ये अमाइनो टर्मिनल पर सिग्नल सीक्वेंस है, अगर इसको SRP ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो ये कहाँ ले जाएगा, रफ ER पर, और रफ ER से वेसाइकिल बन के कहाँ जाएगा, गोल्जी अपरेटस पर, गोल्जी अपरेटस से कहाँ, लाइसोसोम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक तो ये पाथवे है, ठीक है, और ये पाथवे जो है आपस में वेसाइकिल के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम इसको बोल देंगे क्या, सिक्रीटरी पाथवे। दूसरा, मान लो कि ये mRNA प्रोटीन निकल रही, इसके पास कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, तो ये प्रोटीन कहाँ रह जाएगी, साइटोसोल में।
अगर इसके पास में सिग्नल सीक्वेंस है एन टर्मिनल पर एम्पीपैथिक, तो ये कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। अगर इस प्रोटीन के साथ में सिग्नल सीक्वेंस है कहाँ? सी टर्मिनल पर 3 अमाइनो एसिड का एसकेएल, सीरीन, लाइसिन एंड ल्यूसीन, तो ये कहाँ जाएगा? पैराक्सिसोम में। ठीक है। अगर सिग्नल सीक्वेंस एन टर्मिनल पर है तो ये कहाँ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस में जाना चाहते हैं तो इसका सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पर भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है और इसके सी टर्मिनल पर भी होता है। इसीलिए इसका सीक्वेंस कैसा होता है? वेरिएबल। ठीक है। तो ये सिग्नल सीक्वेंस क्या है? एनएलएस। ठीक है। ये एज एनएलएस। लेकिन एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी, ये कैसे होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड रिच, स्पेशली आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है। ये किसकी खास बात है? एनएलएस। और अगर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल होता है एनईएस, जो न्यूक्लियस से बाहर ले जाने में मदद करता है प्रोटीन को, तो वो कैसा होता है? ल्यूसिन रिच। ठीक है। वो कैसा हो जाता है? ल्यूसिन रिच। तो आपको ये याद रखना है कि बेसिक अमाइनो एसिड अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिखते हैं, तो ये एनएलएस की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अगर वैसा एनईएस के बारे में पूछा होता तो हम ल्यूसिन रिच देखते, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो ये है। लेकिन है कि इसमें ज्यादातर अगर देखें तो बहुत सारे ल्यूसिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या था? फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पार्ट बी का, सेल बायोलॉजी का। हमको पता है कि डार्क में क्या रहता है? डार्क में जो चैनल होता है, किसका चैनल होता है? रॉड सेल्स का जो चैनल होता है वो ओपन रहता है। ठीक है। और उस चैनल से क्या रहता है? सोडियम इनसाइड आता है। जब सोडियम इनसाइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन ही एक टाइप का क्या है? एक्शन पोटेंशियल, जैसा कि आपने नर्व इम्पल्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है। सोडियम इनसाइड आता है, फिर क्या होता है? बहुत सारे सोडियम आने लगते हैं। धीरे धीरे अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? निगेटिव से वैल्यू किधर जाने लगती है? पॉजिटिव की ओर। ठीक है। तो कुछ इस टाइप का एक्शन पोटेंशियल आता है। तो एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन। और आगे जाके इसके साथ साथ कैल्शियम भी आ जाता है, इस चैनल से कैल्शियम भी आ जाता है। ठीक है। और यही क्या करता है? कैल्शियम जो आया, मेनली चैनल तो ये सोडियम का है, लेकिन कैल्शियम भी आता है इसके साथ में। और कैल्शियम हमेशा स्टिमुलेट करता है जो इसमें वेसाइकिल भरे पड़े हैं उसको फ्यूज कराने में। और जैसे ही वेसाइकिल ये फ्यूज हुआ और ये जो रिलीज हुआ, ये न्यूरोट्रांसमीटर ही था क्या? ग्लूटामेट। तो राइट आंसर तो आपको पता ही ग्लूटामेट है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि ये चैनल डार्क में ओपन क्यों था। ये डार्क में ओपन था साइक्लिक जीएमपी की वजह से। और साइक्लिक जीएमपी बना होगा किसकी वजह से? जीटीपी की वजह से। ठीक। और जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी बनाने वाला होता है गोनिल साइक्लेज। जब हमारी लाइट पड़ती है, ठीक है, तो हमारे इंटरनल बहुत सारे इसमें वेसाइकिल होते हैं या सेगमेंट कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है? रोडोप्सिन एंड ट्रांसड्यूशन सिस्टम, क्योंकि एक जीपीसीआर है रोडोप्सिन। ये क्या है? जी प्रोटीन है, ट्राइमरी जी प्रोटीन है। वो एक्टिवेट करता है फास्फोडाइस्टेरेस को, साइक्लिक जीएमपी फास्फोडाइस्टेरेस, जिसकी वजह से क्या होता है? ये साइक्लिक जीएमपी का लेवल क्या होता है? डाउन हो जाता है। और ये चैनल क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। तो लाइट में क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है। एंड ब्लॉक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज,
फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होता। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट बी का। ये तो बिल्कुल बेसिक सा है जो आप लोग हमेशा पढ़ते चला है, जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, प्लेटलेट्स डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है या इंसुलिन है। इन सब के रिसेप्टर क्या होता है? आरटीकेस। और आरटीकेस जब रिसेप्टर इसका होता है ये डाइमराइज हो जाता है, ठीक है। और डाइमराइज होके इसकी जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है साइटोसिलिक डोमेन में वो इसकी बढ़ जाती है क्योंकि क्रॉस फास्फोरिलेशन होता है। इसी फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन मॉलिक्यूल से कौन इंटरेक्ट करता है? एडाप्टर प्रोटीन, जो कौन होता है? GRB2। और GRB2 से क्या इंटरेक्ट करता है? सॉस प्रोटीन। और सॉस क्या होता है? एक गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो क्या करता है? रास GDP को कन्वर्ट करा देता है। किसको? रास GTP। और रास क्या है? एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन, हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी में बस वही सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये तो अपना आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया? GRB2 और GRB2 ये क्या हो? सॉस हो गया। और सॉस ये क्या था? ये सीधी सी बात है, ये क्या है? सी क्या है? राशि है ना, क्योंकि रास यहाँ किस फॉर्म में थी? GDP के फॉर्म में। अभी किस में कन्वर्ट हो गई? रास GTP के फॉर्म में। और रास एक्टिवेट करती है राफ को। ये क्या था? राफ। और राफ एक्टिवेट करता है जाके ER के, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा नहीं, इसके बारे में पूछा नहीं। हमारा आंसर क्या निकल आएगा? A is equal to GRB2, B is equal to SOS, C is equal to RAS, D is equal to ERK, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्ट सी के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी में एक्चुअली ये क्वेश्चंस तो एक सटीक जानकारी जिसको होगी वही कर पाएगा, कह सकते हो। एक टफ क्वेश्चन था, या ये भी कह सकते हो ये टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, लेकिन इसमें फैक्ट था। फैक्ट अगर आपको पता है तभी क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि GFP है जो डीप जेली फिश जो कि नाइडेरिया, ठीक है। एक्साइटेशन पीक ये है, एंड इट्स इमिशन पीक ये है, विच इज इन द ग्रीन पोर्शन, ठीक है, of visible spectrum. In deep sea habitat of this marine organism, what is the source of light for excitation? ये इन्होंने सटीक जानकारी पूछी है, इसका आंसर क्या था? आप सभी को पता है, सेकेंड वाला था, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है। जो इसमें एक्वेरिन है, ठीक है, जो एक्वेरिन है ये इसी जेलीफिश में क्या है? एक फोटोप्रोटीन, ठीक है। क्या है? फोटोप्रोटीन है। और जो कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की प्रेजेंस में ये एक्वेरिन किससे इंटरेक्ट कर जाती है? GFP से, ठीक है। और ग्रीन फ्लोरोसेंस से ये क्या कर जाती है? इंटरेक्ट कर जाती है, ठीक। और कौन सी लाइट इमिट करती है? ब्लू, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लू लाइट इमिट कर रही होती है वो एक्चुअली एक्साइटेशन लाइट होती है, किसकी? GFP की। और GFP क्या फ्लोरोसेंस करता है? वही 509, तो ये किस में आ जाता है? ग्रीन में, ठीक है। तो ये इस टाइप का इंटरेक्शन आपको कुछ याद आ रहा होगा, इसको बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहा है तो इसको ब्रेट बोलते हैं। फ्रेट का मतलब होता है फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। और जो ये सिस्टम में होता है जेलीफिश में, इसको बोल देते हैं बायोल्यूमिनेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ठीक। तो बिल्कुल फैक्ट वही है कि जैसे एक मॉलिक्यूल सी है और एक मॉलिक्यूल सी है,
ठीक है। मान लो ये 200 नैनोमीटर और करता है और लाइट इमिट करता है मान लो 300 के पास, तो इसको ये क्या आता है, मान लो ये ब्लू। ठीक, लेकिन ये लाइट एब्जॉर्ब करती है मान लो 420 और रिमूव करती है 509। ये क्या है, ग्रीन। ये दोनों मॉलिक्यूल जब अलग अलग हैं, दूर दूर है, तब हम इस पर अगर लाइट डालेंगे तो हमको ये लाइट मिलेगी। ठीक, अगर ये दोनों दोनों पास में आ जाएं तब क्या होगा, एक्चुअली ये जो 300 वाली लाइट है वो इसके लिए एक्साइटेशन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमको क्या लाइट मिलेगी, ग्रीन रीजन में। तो हमको अब क्या है, ब्लू नहीं मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो गया है। ठीक है, तो फ्रेट कब होगा, जब प्रोटीन पास पास में आ जाए। ठीक है, तो बस ये तो सटीक था, आपको आता है तो आपने कर दिया होगा कि डीप सी में तो कोई ऐसा लाइट का सोर्स है नहीं, तो जीएफपी के साथ में ये जो एक्वायरिन है, ये भी एक प्रोटीन है, एक फोटो प्रोटीन है जो कि कैल्शियम की प्रेजेंस में लाइट इमिट करती है, कैसी, ब्लू। और ये ब्लू क्या हो जाती है, इसके लिए एक्साइटेशन, और हमको जो लाइट दिखाई पड़ती है जेलीफिश में वो ग्रीन दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक टाइप का फ्रेट है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नॉर्मल है जो हम लोग पढ़ते चले आए हैं, जीपीसीआर का, जो मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था। जीपीसीआर मान लो एक्टिवेट हुआ, एडेनाइल साइक्लोज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और साइक्लिक एमपी बनता है किससे, एटीपी से। ठीक है, और यह प्रोटीन काइनेस ए एक्टिवेट होता है और सारी रिएक्शन होती है। इसी तरीके से जीपीसीआर किसको एक्टिवेट करता है, फास्फोलाइपेज बीटा को, जो किसको कन्वर्ट करता है, फास्फेटाइडिल इनएसिटोल 4,5 बिस्फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, IP3 में। ठीक है, और IP3 में और किसमें, डैग में। ठीक, तो ये तो सब क्या था, मेम्ब्रेन में रह जाता है। ठीक, और ये क्या था, सॉल्युबल, और इसका होता था क्या, इसका होता था चैनल, कहाँ, ER में। जैसे ही IP3 गेटेड चैनल रिलीज होता था तो कैल्शियम रिलीज होता था, और कैल्शियम आगे जाके प्रोटीन काइनेस को भी एक्टिवेट करके काम करता था, या काल मॉडलिंग के साथ में मिलके बहुत सारे काम करता था। ठीक, तो ये बेसिक था, तो इसमें इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, तो उसमें ये बता दिया था उन्होंने कि IP3 क्या है, लिपिड सॉल्युबल, जबकि हम लोगों को पता है कि लिपिड सॉल्युबल नहीं बल्कि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट इसका राइट आंसर था। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये ट्रैफिकिंग से क्वेश्चन था। हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे समझो कि ER है, ये रफ ER कहें ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ER में मान लो ये सॉल्युबल प्रोटीन है, ये मान लो कोई रिसेप्टर है या मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। अगर इस प्रोटीन को ले जाना है या इस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ले जाना है तो क्या होगा, ठीक है, इस प्रोटीन का रिसेप्टर होगा, जो कुछ पोर्शन होगा बाहर जो रिकॉग्नाइज करेगा कोड प्रोटीन। ठीक है, या डायरेक्ट ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसका कुछ पोर्शन रिकॉग्नाइज करेगा कोड प्रोटीन। ये कोड प्रोटीन कौन सी थी, कोप सेकेंड, अभी कहाँ ले जाएंगी, इस गोल्जी। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा ट्रांसगोल्जी। तो ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, टिरोग्रेट। ठीक, अच्छा, इनका क्या रहता है कि यहाँ से वेसाइकिल कैसे बनते हैं, रेगुलेटेड वेसाइकिल भी बनते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूटिव वेसाइकिल भी बनते हैं। रेगुलेटेड वेसाइकिल एक टाइम के बाद में
मेम्ब्रेन में फ्यूज होकर अपना कंटेंट रिलीज कर देते हैं, ठीक है, या मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव वेसाइकिल हर टाइम पर फ्यूज होते रहते हैं। इसके अलावा एक टाइप का और वेसाइकिल बनता है जो कहा जाता है लाइसोसोम, ठीक। और अगर एंडोसाइटोसिस होगी तो वो कहाँ जाएगा, लाइसोसोम में। ये लेट एंडोसोम फिर लाइसोसोम, ठीक है। तो पता ये चला कि जो इंट्रोग्रेट पाथवे है ईआर से लेके सिस गोल्जी तक कौन है, कॉफ सेकेंड, ठीक है। और कभी कभी कुछ प्रोटीन ईआर की जो होनी चाहिए वो गोल्जी में चली जाती हैं, जिसको बोल देते हैं कि ये ईआर रेजिडेंशियल प्रोटीन है। मान लो ये प्रोटीन ईआर की यहाँ आ गई, तो लेकिन ये पहचान ली जाती है क्योंकि इसके पास में केडीएल सीक्वेंस होता है, तो ये बैक कर दी जाती है, ठीक है, ईआर, जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो इसमें कौन था, कॉफ फर्स्ट। इसके अलावा सिस गोल्जी का काम अलग है, मीडियम का अलग है, ट्रांस का अलग है। तो जैसे ही वेसाइकिल्स इसमें फ्यूज होते हैं ईआर से, और यही आगे जाके मीडियम बन जाती है, यही आगे जाके ट्रांस बन जाती है। क्योंकि इसका काम यहाँ पर है तो बहुत सारा वेसाइकिल्स ट्रांस से बनके सिस में भी फ्यूज होते रहते हैं। वो भी कैसे होते हैं, कॉफ सेकेंड। लेकिन ये तो हो गई ईआर टू गोल्जी अपरेटस, ये क्या है, कॉफ सेकेंड, ये क्या है, कॉफ फर्स्ट, ठीक है। या ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस से भी सिस में भी कॉफ फर्स्ट। लेकिन ट्रांस से जो भी है वो क्या है, क्लेथरिन, ठीक है। ट्रांस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाएगा तो कैसा, क्लेथरिन मीडिएटेड, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ जाएगा, लाइसोसोम, गोल्जी मत सोचना, लाइसोसोम क्लेथरिन मीडिएटेड। इसमें लगता है AP3 या AP1 भी, इसमें लगता है AP2, ये एडाप्टर मीडिएटेड। तो यानी कि ये जो कोड प्रोटीन है क्लेथरिन, वो किसका सहारा ले रही है, एडाप्टर प्रोटीन का। लेकिन यहाँ पर जो कोप सेकेंड है वो डायरेक्ट बाइंड कर रही है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग कि कार्गो सिलेक्शंस अकर व्हेन, कार्गो मतलब जिस प्रोटीन को ले जाना है, व्हेन कोड प्रोटीन बाइंड टू द सॉर्टिंग सिग्नल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया एडाप्टर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे हम लोगों ने देखा, या तो डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, पकड़ ले रहा है कॉप सेकेंड, या तो जैसे अगर देखें तो ये AP2 का यूज करके या AP3 का यूज करके पकड़ते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रोटीन एक्सपोर्ट फ्रॉम ईआर इज एक्सक्लूसिवली मीडिएटेड थ्रू द कॉफ सेकेंड, बिल्कुल सही बात है। ईआर से जो भी प्रोटीन जाएगी, ठीक है, वो हमेशा क्या है, कॉफ सेकेंड मीडिएटेड, ये भी बात सही है। तो ए और बी तो बिल्कुल सही हो गया, तो हमने ए देखा और बी देखा, ये तो बिल्कुल सही बात है। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो ए और बी ये तो बिल्कुल सही बात है, तो हम देख लेते हैं सी। आइडेंटिकल कोड प्रोटीन इज यूज्ड इन द एक्सोसिटिक पाथवे एंड इंडोसिटिक पाथवे, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। ये मान लो क्या है, इंडोसिटिक पाथवे, और ये है एक्सोसिटिक पाथवे मान लो। तो आइडेंटिकल कोड प्रोटीन कहाँ है, यहाँ क्लेथरिन यूज हो रहा है, यहाँ पर कॉफ सेकेंड भी यूज हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम इसी को बताएंगे ना, कॉफ सेकेंड भी यूज हो रहा है, क्लेथरिन भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत, ठीक। अब देख लेते हैं T3 वेसाइकिल इन्वॉल्व स्मॉल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑफ द रैप फैमिली, ठीक है। देखो जैसे वेसाइकिल चाहे गोल्जी से बने जो लाइसोसोम में फ्यूज होता है, चाहिए मान लो कि ये ईआर से वेसाइकिल बना था और ये फ्यूज होना है कहाँ, गोल्जी अपरेटिस के सिस में। तो इसमें क्या होती है, रैप प्रोटीन होती है, ठीक है। और इस अपने टारगेट में जहां फ्यूज होना है उसका क्या होता है, रैप रिसेप्टर
तो ये आगे जाके वेसाइकिल इस पर क्या करता है, रैप बाइंड कर जाती है अपने रैप रिसेप्टर पर। तो रैप जो प्रोटीन है वो मोनोमेरिक जी प्रोटीन है, पहले तो कहाँ रहती है, साइटोसोल में, और जब वेसाइकिल को जाना होता है वो लग जाती है, टीथर्ड हो जाती है, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन होती है, टीथर्ड हो जाती है वेसाइकिल से। तो रैप का काम क्या है, डॉकिंग, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, रैप का काम है डॉकिंग ऑफ वेसाइकिल टू देयर टारगेट साइट, ठीक। प्लस इसके साथ और भी बहुत सारी प्रोटीन है, ठीक है, इस वेसाइकिल्स में, जो अपने टारगेट के मेम्ब्रेन की बहुत सारी प्रोटीन के साथ में फ्यूज होता है, जिसे आपने सुना होगा SNF प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर वाली जो प्रोटीन, ये आपस में मिंगल्ड हो जाती हैं और यही काम कराती हैं फ्यूजन का, जिसमें ATP यूज होती है। तो रैप प्रोटीन, ये मत सोचना कि रैप प्रोटीन फ्यूजन के लिए, रैप प्रोटीन सिर्फ डॉकिंग के लिए, फ्यूजन के लिए इसने प्रोटीन, ठीक है। तो टीथरिंग के लिए बिल्कुल सही बात है, तो टीथरिंग के लिए रैप प्रोटीन होती है, डॉकिंग या टीथरिंग आप कह सकते हो। अब लास्ट कह रहा है क्लेथरिन कोटेड वेसाइकिल, आंसर तो क्या निकल ही आया, ABD होगा, ठीक है। क्लेथरिन कोटेड वेसाइकिल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ट्रांस गोल्जी, ट्रांस नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहाँ आ रही थी प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन आती है, पहले पहले अर्ली एंडोसोम बनता है, फिर लेट एंडोसोम बनता है, फिर कहाँ फ्यूज जाता है, लाइसोसोम, ठीक है। इसके बीच में कहीं गोल्जी तो नहीं है ना, तो स्टेटमेंट हो गया गलत, तो ई हो गया गलत, ओवरऑल आंसर हमारा ये था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक नॉलेज से आया था, हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे सेल साइकिल के बारे में। तो हमको पता है कि डिस्ट्रक्शन रेगुलेशन बहुत तरीके से होता है, CDK का फॉस्फोरिलेशन, डिफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन या एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। साइक्लिंग का मतलब इस साइक्लिक लेवल इनका चेंज होता रहता है, तो डिस्ट्रक्शन याद रखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑलवेज, आप अच्छे तरीके से कह सकते हैं, रेगुलेशन by distraction always for cycling, not for CDK, and CDK आपने पढ़ा होगा, V1 जो होता था, V1 काइनेज इनहिबिटरी काइनेज होता था, ठीक है, थ्रीनिन 14 या थ्रीनिन 14 या 15 परिफॉस्फेट करके क्या करता था, CDK को इनहिबिट कर देता था, ठीक है। और जो अपना CDC25 ये क्या होता था, उसी इनहिबिटरी फास्फेटेस वह क्या करता था, रिमूव करवा देता था इनहिबिटरी वाला, जिसकी वजह से एक्टिव हो जाता है। तो हम कह सकते हैं CDK की एक्टिविटी फास्फोरिलेशन से और डीफास्फोरिलेशन से, ठीक, क्या है, रेगुलेट होती है, ठीक है। कोई कोई फास्फोरिलेशन इनएक्टिवेट भी करते हैं, कोई कोई फास्फोरिलेशन एक्टिवेट भी करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, डिस्ट्रक्शन होता है साइक्लिन का, ना कि, ठीक है, इसमें बता रहा है साइक्लिन एसिडी का दोनों का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो बी जिसमें था वो गलत हो गया है, ए वाला सही है, सी वाला 100% सही, कि कॉमन है, फिर भी पढ़ लेते हैं। CD की एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय बोथ एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फास्फोरिलेशन, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, क्या देखना, सी वाला नहीं, तो ए सही हो गया और सी सही हो गया, ठीक है। तो हमने कट के कर दिया, बी वाला कट करना था, सॉरी, बी वाला एक कट गया, ठीक है, जहां जहां बी है वो तो गलत हो गया, ठीक है। सी वाला सही है, ए वाला सही है, ए सी हमको सिर्फ किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, तो हमको डी भी पढ़ना है, ए भी पढ़ना है। रेटिनोब्लास्टोमा फंक्शन एज एन इनहिबिटर ऑफ G2M ट्रांजिशन, वो तो आपको पता ही है, G1-2S यहाँ पर G2S ट्रांजिशन पर ही रहता है, ये G2M, तो यानी कि गलत बात कह रहा ना, तो ये गलत हो गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया था, ई।
फिर भी देख लेते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ सिक1 इज एसेंशियल फॉर ट्रांसिशन इनटू स्पेस। तो सिक1 क्या होता है? सीडी के इनहिबिटर, सीआई की, ठीक है, सीडी के इनहिबिटर। ये क्या करते हैं? जैसे मान लो ये सीडी के है और सीडी के से ये इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, ये इनहिबिटर होते हैं। जो अब साइक्लिन, क्योंकि साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है ना सीडी के, तो साइक्लिन यहाँ पर अब बाइंड नहीं कर पाती। तो ये किस फेज का सीडीके होता है? ये होता है G1 का, ठीक है। तो सिक1 किसको इनहिबिट कर देती है? सीडीके को, ठीक है, किसके? G1 फेज के। तो इसका मतलब ये है कि G1 से निकलने के लिए हमको इसको इनहिबिट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो G1 का सीडीके इनहिबिटेड है, तो ये अब किसमें? इसमें नहीं जा सकती। तो हमने क्या किया? इसी को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो ये अपना इनहिबिशन नहीं दिखा पाएगा और ये पॉइंट हमारा क्रॉस हो जाएगा। तो वही है, इनएक्टिवेशन ऑफ सिक1 इज एसेंशियल फॉर ट्रांसिशन इनटू स्पेस। ये भी बात सही है, ठीक। तो लास्ट हम लोग क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ही है ये, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल नया क्वेश्चन आप कह सकते हो, थोड़ा सा ये जो नई रिसर्च चल रही है उसके ऊपर बना दिया गया है। फिर भी ऐसा बेसिक बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक होता है हाइपोसिस फैक्टर, ठीक है, 1 अल्फा। ये जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है? नॉर्मल या कह सकते हो हाई, तो इनका एक्सप्रेशन क्या होता है? लो रहता है, ठीक है, ठीक है। और एक्सप्रेशन लो क्यों रहता है? एक्सप्रेशन लो ये इसलिए रहता है क्योंकि ये जो एक है VHL, ठीक है, VHL एक यूबिक्टिनेटिंग एंजाइम है, ठीक है। वो क्या करता है? HIF को 1 को यूबिक्टिनेट कर देता है, ठीक है, और इसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन, ठीक। लेकिन कैंसर सेल में, कैंसर सेल में जब ज्यादा ग्रोथ होती है तब क्या होता है? हाइपोक्सिक कंडीशन, ठीक है, हाइपोक्सिक कंडीशन। और जब हाइपोक्सिक कंडीशन होती है, ठीक है, तो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो जब बहुत कम हो जाता है, मान लो 7 mm Hg से भी कमी है या इसके अराउंड है, तब क्या होता है? इसका एक्सप्रेशन HIF का बढ़ जाता है, ठीक है। HIF का एक्सप्रेशन क्या होता है? ये बढ़ जाता है और ये कैसा हो जाता है? स्टेबल। और ये बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे जीन को एक्सप्रेस करवाता है, जिसमें से होते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जो क्या कहते हैं? न्यू ब्लड सेल्स बनवाएंगे। तो न्यू ब्लड सेल्स उस एरिया में बनेंगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वहां पर पहुंचेगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज उसका भी सिंथेसिस होती है। इसके अलावा अप्रोक्स 30 प्रोटीन्स सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है, क्योंकि HIF क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब मिलके उस ट्यूमर की ग्रोथ करवाता है। ये जस्ट एक बेसिक सा है। तो ये जब स्टेबल रहेगा तो ग्रोथ ज्यादा रहेगी और क्या प्रमोट करेगा? मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। तो बहुत सारे प्रोटीज भी बनवाता है। तो हाइपोक्सिक कंडीशंस में ये बता रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन उस हाइपोक्सिक कंडीशन में ज्यादा बढ़ा दें, मान लो नॉर्मल टाइप का कुछ करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे? तो ये तो उसके बारे में जानकारी दे दी गई, नॉट कैट हम लोगों को बताना है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ HIF
अल्फा डिपेंडेंट जीन विल बी रिड्यूस, क्योंकि हमने क्या दे दिया है, सप्लाइड विद हाइपोक्सी, क्या इफ इनफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड। ठीक है, इसका मतलब जब ऑक्सीजन कम थी तभी तो अपना ये काम ज्यादा कर रहा था, तभी तो कि ऑक्सीजन कम कब होती है, जब ट्यूमर ग्रोथ ज्यादा होती, तभी ये स्टेबल होता है। ठीक है, तभी जब स्टेबल होता है तो ज्यादा एक्सप्रेशन करवाता है। अब ऑक्सीजन अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये भी तो बात सही है। और क्या है, लेक्टेट जनरेशन इन द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट which contribute to empty polarization of tissue associated macrophage, tissue associated macrophage। देखो, एक होता है जनरल माइक्रोफेज जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, ठीक है, प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। ये कैंसर सेल्स में, जो कैंसर सेल डेवलप होती है तो कैंसर सेल्स में जहां कहीं कैंसर स्टार्ट होता है तो वो अपने टिश्यू में जो मैक्रोफेज होते हैं उनको पोलराइजेशन करवाती हैं, यानी कि एजुकेट करती हैं कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाने के लिए जिससे क्या हो, वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, और जिससे क्या हो, प्रमोशन हो कैंसर ग्रोथ का। ठीक है, ये कुछ रिसर्च पेपर्स नए नए हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें M2 पोलराइजेशन, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो क्या होगा, लेक्टेट जनरेशन इन द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट विच कंट्रीब्यूटेड टू M2 पोलराइजेशन ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड मैक्रोफेज विल कंटिन्यू। वो तो है ही, ठीक है, ये तो होता ही रहेगा, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन दे रहे हो तो ग्रोथ तो हो ही रही है, लेकिन वार्बर इफेक्ट विल बी रिवर्स्ड एंड कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टेट विल नॉट टेक प्लेस, a sufficient oxygen will be available for oxidative phosphorylation। तो ये स्टेटमेंट क्या था, गलत, जो हमारे क्या था, राइट आंसर। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कुछ, तो इसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।